आज 63वां दिन है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन। आज शाम करीब 5:30 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम कार्यक्रम होगा और ये उचित है कि जब हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहे हैं, हमारे संविधान पर हमला हो रहा है और बात की जा रही है एक नए संविधान की, कि आज 5:30 बजे राहुल जी डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में होंगे, चैत्य भूमि में होंगे और वहाँ कुछ समय वहाँ बिताएंगे। ये उचित है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम कार्यक्रम चैत्य भूमि में होगा, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है उसके पहले लाइन में लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पहला लाइन है। जनवरी 14 को थोबाल जो इम्फाल के पास है, वहां से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और 63 दिन के बाद 110 जिले से होकर, हमारे देश के 110 जिले से होकर, 16 राज्यों से होकर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 6000 किलोमीटर लंबा ये यात्रा है। 6000 आजकल एक विशेष आंकड़ा बन गया है, क्योंकि 6000 करोड़ बीजेपी को इलेक्टरल बॉन्ड से मिला है। तो ये 2024 के चुनाव 6000 करोड़ वर्सेस 6000 किलोमीटर होगा। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा राहुल जी ने की 2022 और 2023 में, और अभी 2024 में उन्होंने 6000 से भी ऊपर किलोमीटर लंबा मणिपुर से लेकर मुंबई की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। मैं समझता हूं ये एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर यह विचारधारा का यात्रा है। ऐसी यात्रा चलते रहेंगे क्योंकि हमारा मुकाबला, विचारधारा का मुकाबला आरएसएस के खिलाफ चलता रहेगा। ये लंबे समय तक हमें लड़ना पड़ेगा, चुनौती गंभीर है, हम तैयार हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक शुरुआत की है। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ है, आगे भी आप देखेंगे ऐसे यात्राएं होती रहेंगी। पिछले 63 दिनों में राहुल गांधी जी ने हमारे देश के सामने कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय एजेंडा रखी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हर एक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं। अभी अभी हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की गारंटियां की घोषणा कर रहे हैं। अभी तक हो गया होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं आपको इसके बाद आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगा कि जो 25 गारंटियां हैं, मैं सब गिनाऊंगा नहीं, पर हमारे 5 न्याय हैं और 5 न्याय से संबंधित हमारे 25 गारंटियां हैं। 5 साल के लिए हम जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय पूरा करने के लिए 25 गारंटियों के द्वारा, यानी कि 5-5-25, यही 2024 के चुनाव के मुद्दे हैं।
बीजेपी की ओर से सारे मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उनकी सारी रणनीति विभाजनकारी रणनीति है। सारे के सारे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए बोलते हैं और करते हैं। ध्रुवीकरण, विभाजनकारी और समाज में द्वेष और नफरत फैलाने की रणनीति हमेशा बीजेपी अपनाती है और खास तौर से चुनाव के पहले वो रणनीति बन जाती है। नागपुर में 28 दिसंबर को हमने एक रैली की थी। हम हैं तैयार, उस रैली का नारा था, और हम हैं तैयार। हम हैं तैयार चुनावी मुकाबला के लिए बीजेपी के साथ और विचारधारा की मुकाबला आरएसएस के साथ। हमको दोनों करना है, एक चुनाव लड़ना है और उसके बाद ये विचारधारा की लड़ाई को हमें बरकरार रखना है। तो मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संगठन के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूं कि राहुल जी यहाँ नहीं है, वो कुछ गलत जानकारी आपको मिल गई। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। कल शाम को क्योंकि कुछ सनसनीखेज समाचार छपे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसके बारे में राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल शाम को ही उन्होंने किया। उसके बारे में कहा है जो बीजेपी की रणनीति है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने देखा है, जो जानकारी छपी गई है, अभी और भी आने वाले हैं। ये तो बिल्कुल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और भी आना है। और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि 4 तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने में लगा हुआ है। तरीका नंबर 1 है चंदा दो धंधा लो। ये तरीका नंबर 1, चंदा दो धंधा लो। दूसरा तरीका हफ्ता वसूली, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ो और चंदा वसूली करो, तो हफ्ता वसूली। तीसरा रास्ता इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट लो, घूस दो, रिश्वत दो। पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसके बाद रिश्वत दे दो। और चौथा रास्ता फर्जी कंपनी, शेल कंपनी बनाओ ताकि उसकी जानकारी किसी को न मिले, और इस शेल कंपनी के द्वारा आप जो सरकार बैठी है, जो पार्टी हुकूमत में है दिल्ली में, उसको चंदा देते जाओ। तो चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान, यही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी की रणनीति है। हम समझते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जिसकी जानकारी आई है और भी आएंगे, और ये बिल्कुल साफ दिखाएंगे। मैं गृह मंत्री को कहना चाहता हूं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, ये बीजेपी के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, गृह मंत्री के हाथ में है। हम ठेका नहीं देते, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते बड़े बड़े पुल के लिए, बड़े बड़े हाईवे के लिए, बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े कारखाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देने की स्थिति में नहीं है। तो हम पर आरोप लगाना मैं समझता हूं पाखंडी। और एक बात और भी कहूंगा मैं, 2016 में आपको याद होगा नोटबंदी किया गया था। आज 2024 में खाताबंदी किया गया है। 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 2024 में कांग्रेस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। हमारे खाते बंद किए गए हैं, हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं हमारे चुनाव प्रचार के लिए, हमारे ट्रैवल के लिए, हमारी यात्राओं के लिए, हमारी पब्लिसिटी कैंपेन के लिए। तो जो हमने जनता से पैसा इकट्ठा किया है, क्राउड फंडिंग की है, तो जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके चंदा दिया है, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा खाता ठंडे बक्से में डाला गया है, फ्रीज किया गया है, हम चला नहीं सकते।
तो एक तरफ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल आर्थिक रूप से अपंग करने की एक षड्यंत्र रचाया गया है। ये कर आतंकवाद है। असली आतंकवाद के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे, पर कांग्रेस से लड़ेंगे और कर आतंकवाद करेंगे। टैक्स एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, ईडी का इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। यही मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि देश के सामने 2024 में यही मुकाबला है। क्या लोकतंत्र बचेगा? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा चलता जाएगा तो रहेगा 1 नेशन नो इलेक्शन, यही होगा। तो साथियों, मैं आपको ये मिल जाएगा, ये हमारे 25 गारंटियां हैं 5 न्याय को लेकर, जो अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बेंगलुरु में इसकी घोषणा की है। यह आपको मिल जाएगा। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी को न्याय को लेकर हमने जो 25 गारंटियां दी हैं, ये एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। हमने अपने अनुभव के आधार पर, जो हमने काम करके दिखाया है, उसके आधार पर हम ये गारंटी कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में पहली बार राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव के समय इस्तेमाल किया था। तब हमारी मजाक की गई, अरे क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। आज वही व्यक्ति जो हमारा मजाक उड़ा रहा था तब, आज खुद अपने नाम पर गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अभी वो गारंटी शब्द उन्होंने इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटा है और अपने आप को गारंटी के उस्ताद के रूप में दिखा रहे हैं। पर ये हमारे 25 गारंटियां हैं। मोदी की गारंटी है संविधान को खतरा, मोदी की गारंटी है 1 नेशन नो इलेक्शन, मोदी की गारंटी है सबको आर्थिक रूप से अपंग करो, एमएसएमई को खत्म करो, किसान को खत्म करो और 1 या 2 पूंजीपतियों को सारे आर्थिक नीतियों का फायदा पहुंचाओ। तो मैं अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी जो नाना पटोले जी हैं, वो आपको मराठी में संबोधित करेंगे। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में हुआ है, जो आज आखिरी दिन है और जो पिछले 5 दिन से नंदुरबार में हमने शुरू की थी आदिवासी संकल्प से, नंदुरबार से लेकर अभी मुंबई तक हमारा जो अनुभव रहा है, जनता से जो हमें रिस्पांस मिला है, उसके बारे में नाना पटोले जी आपसे बात करेंगे। पटोले, एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आपको एक मिनट मणिपूर पासून निघालेली राहुल गांधींची यात्रा, जिला न्याय यात्रा म्हणून पूर्ण देशामध्ये न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहिली जाते आहे। ज्याप्रमाणे मणिपूरहून जेव्हा यात्रा निघाली, राहुलजींना भाजपच्या अनेक राज्यांमध्ये कशी वागणूक त्या यात्रेला दिली, कशी त्यांच्यावर गोटमार केली गेली, लाठीचार्ज कसा केलेला, ते आपण सगळ्या देशांनी पाहिलेलं आहे। भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे, पण या देशामध्ये सरकारच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात आपलं मत मांडण्याचाही अधिकार नाही, अशी परिस्थिती आपल्या देशात झालेली आहे। हे आपल्याला सगळ्यांना अवगत आहे आणि म्हणून मी आसाम असेल, अनेक राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीनं राहुल गांधींच्या ताफ्यावर गोटमार आणि लाठीचार्ज वगैरे झालेला आहे, त्याचा निषेध आम्ही करतो सुरुवातीलाच।
आणि ही यात्रा तरी सुद्धा राहुल गांधीजी घाबरले नाही. राहुल गांधीजींनी यात्रा सतत ठेवली. मंदिरात जायचे तर मंदिरातही त्यांना जाऊ दिलं जात नव्हतं, अशी पण परिस्थिती होती. धर्माचा ठेकेदार आम्हीच आहोत अशा पद्धतीचा त्या यात्रेमध्ये आपल्याला निदर्शनास आलं की तुम्हाला पूजा करायचा अधिकार नाही, फक्त आम्हालाच पूजा करायचा अधिकार आहे. अशा पद्धतीची सुद्धा भूमिका केंद्रातल्या भाजपच्या सरकारने या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निर्माण केलेली ही चित्र आपण पाहिलं. यात्रा आज आपल्या ठाण्यात आलेली आहे आणि यात्रा आज संध्याकाळी चैत्यभूमी या ठिकाणी 6 वाजेपर्यंत पोहोचणार आहे. तिथं मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात यात्रेचं स्वागताची तयारी पण झालेली आहे. आपल्या महाराष्ट्रात आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे राहुलजींच्या या न्याययात्रेचं मोठं स्वागत केलं गेलेलं आहे. हे आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळालेलं आहे. ज्याप्रमाणे या 25 गॅरंटीज माननीय राहुलजी आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी दिलेल्या आहेत, या गॅरंटीज नाही तर ह्या वॉरंटी सहित आहेत. या वॉरंटी शब्द याच्यासाठी वापरला की मोदींची 2014ची गॅरंटी, 2019ची गॅरंटी ही कधीच वॉरंटी राहिली नाही. आणि त्याच्यानंतर निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हमने तो जुमला किया था, हमने तो उद्योगपति का कर्जा माफ करने की बात की थी, हमने तो किसान का कर्जा माफ करने की बात नहीं की थी. 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने का वो तो जुमला था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वो जुमला था. तर म्हणजे सांगायचं तात्पर्य गॅरंटी हा शब्द जो आहे जे आज मोदीजी बीजेपी वापरत आहे ती गॅरंटी नाही, ती फक्त फेकूगिरी आणि जुमलेबाजी आहे. पण काँग्रेसने दिलेला या 25 गॅरंट्या ज्या आहेत ती पूर्ण वॉरंटी आहे. आणि हे सगळे निर्णय लोकांच्या आशीर्वादाने केंद्रात इंडिया अलायन्सचं सरकार आल्यानंतर या सगळ्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही काँग्रेस पक्षाची आहे. ही भूमिका आम्ही वॉरंटी सहित पूर्ण देशाच्या लोकांना सांगतो आहे. आज खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं की जी आता इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डचा जो विषय या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे, जे मैं खाऊंगा नहीं ना खाने नहीं दूंगा हा नारा देणारे मोदीजी आता कुठे गेलेत? आता का चूप आहेत? आता आरोप नाही आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने ज्या पद्धतीनं स्टेट बँकेला जे आदेश दिलेत आणि हे पैसे कोणी कोणी दिलेत त्याचं आपण उघडकीस केले पाहिजे. तरी अजून माननीय सुप्रीम कोर्टाचा आदेश सुद्धा ते पाळाल तर नाही. आता नंबरासहित पाठवा असं पुन्हा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्टाला द्यावा लागला. आणि ज्या पद्धतीनं जे डिबेट झालं माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये तुम्ही बघा, त्यांचे सरकारकडून हरीश साल्वे डिबेट करत होते. म्हणजे त्यांना अक्षरशः माननीय सुप्रीम कोर्टाने एक प्रकारची फटकार लावली की तुम्ही जे काही सरकारच्या वतीनं मांडताय त्याला तथ्य काय? आखरी जे तुम्हाला पैसे मिळाले ते कोणाकडून आलेले आहेत ते आपल्या देशाच्या लोकांना जाणून घेण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. आणि आखरी जे लपलेलं त्यांचं जे पाप होतं ते आता उघडकीस आलेलं आहे. आपण पाहिलं असेल की कोरोनामध्ये लोक मरत होते, भयभीत होते, जीव चालला होता, माणसाला विसरलेली होती. लोक सेवाभावी लोक रस्त्यावर उतरून आपला जीव धोक्यात आणून आपण त्या पद्धतीनं लोक वाचवायचा प्रयत्न करत होते. त्याला 2 टाइमचं खायला देत होते. देश पूर्ण मानवतेच्या आधारावर उभा झाला. पण एकीकडे नरेंद्र मोदीजी ज्या वॅक्सिनेशन ज्या 2 कंपन्या ज्या आणल्या त्या लोकांनी यांनी यांना तर जागतिक पातळीवरून लोकांची डिमांड होती की आम्ही तुमच्या देशाला वॅक्सिनेशन देतो. पण यांनी शोधून 2 वॅक्सिनेशन कंपन्या आणल्या. त्यांच्याकडून पण या लोकांनी फंड गोळा केलेला आहे. एकीकडे लोक मरतात आहे, एकीकडे लोक मरत असताना सुद्धा त्या कंपन्यांकडून सुद्धा यांनी आपला पाठी चंदा जमा केलेला आहे. म्हणजे याच्यापेक्षा मोठं पाप काय होऊ शकतं? मला आठवत होतं की महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा आघाडीचं सरकार होतं त्या आघाडीच्या सरकारच्या वेळेस हे कोरोनाचा प्रकार त्या काळात चालला होता. आपण रेमडेसिवीर इंजेक्शन ते अत्यावश्यक आहे असं, कारण की ते ठरवायचे कुठली औषध द्यायची काय द्यायची. आता मोदी साहेब डॉक्टर पण आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचे जे काही असेल त्यांनी जे काही ठरवून दिलेलं होतं त्याच्याच आधारावर औषधी द्यायची. रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेतलंच पाहिजे. आणि त्या आधारावर रेमडेसिवीरचा काळा बाजार करणारे गुजराती व्यापारी या राज्यामध्ये ट्रकोनं काळा बाजार करत होते. जो इंजेक्शन मुश्किलनं 150-200 रुपयाचं इंजेक्शन लोक 50-50 हजार रुपयाला घेत होते. आणि गुजरातचा व्यापारी काळा बाजार करत होता. त्यावेळेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस
आणि ते प्रवीण दरेकर हे दोघे जण रात्री 2 वाजता जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये त्या काळा बाजार करणाऱ्या गुजराती व्यापाऱ्याला ते सोडवायसाठी गेले. पूर्ण देश तमाशा पाहत होता. आखरी हे काय म्हणजे मेलेल्याच्या टाळूवर लोणी खाण्याची प्रथा जी भाजपनी आणि राज्यकर्त्यांनी सुरू केलेली आहे, त्याची ही मानसिकता जी काय होती ती आता आपल्याला या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना सांगतो की ही जी काही परिस्थिती आज देशामध्ये निर्माण केलेली आहे, या देशामध्ये ना शेतकरी सुखी आहे, या देशामध्ये ना महिला सुखी आहेत. महिलांवर अत्याचाराचं हे प्रकरण आता तर सापडणच झालं. आपण ज्या शहरात आहोत त्या शहरामध्ये आरोग्य व्यवस्थेचे 3-3 वाजले. लोक सरळ जातात, त्यांनी आडवे होऊन निघतात. अशी परिस्थिती या ठाणे शहरामध्ये. सगळ्यात मोठा गुंडाइझम या ठाण्यामध्ये आहे. पोलिसांना तर आता आदेशाचंच पालन करायचं. कोणी गेलंय अन्याय करणारा माणूस, अन्याय झालेला माणूस ते पोलीस स्टेशनमध्ये, तर त्याला न्याय मिळत नाही. तिकडून फोन आला तरच त्याचं काम होईल, नाही तर न्याय होणार नाही. अशा पद्धतीची परिस्थिती आज ठाणे शहरामध्ये आहे. आज इथं म्हणजे खऱ्या अर्थानं जनतेमध्ये मोठा उद्रेक आहे. आणि ही जी काही परिस्थिती आपण आज पाहतो आहे की ह्या परिस्थितीला आपल्या सगळ्यांनीच आता एकत्रित लढण्याची भूमिका आता लोकांनी घेतलेली आहे. आणि राहुल गांधीजीच हे यांचं नेतृत्व करू शकतात हा विश्वास 6000 किलोमीटर मणिपूर ते मुंबई आणि दक्षिणेमधून काश्मीर ते कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी 4000 किलोमीटरची यात्रा, अशा जवळपास 10,000 किलोमीटर दक्षिण उत्तर आणि पूर्व पश्चिम या यात्रेचा समारोप आज संध्याकाळपर्यंत होती आहे. मग एवढं त्यागाची आणि समर्पणाची भूमिका आजच्या युगामध्ये कुठल्या नेत्यामध्ये असेल तर फक्त राहुल गांधीमध्ये आहे. आणि राहुल गांधीजींनी या देशातल्या लोकांचं दुःख समजून घेतलंय. आणि म्हणून या 25 ज्या गॅरंटी आहेत त्या 25 गॅरंटीच्या माध्यमातून लोकांचं दुःख हरण करणं, त्याला मुख्य प्रवाहात आणणं, त्याला न्याय देणं, ह्या सगळ्या भूमिका म्हणजे मग कामगारापासून तर आमच्या तरुणापासून तर महिलांपासून तर युवकापर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत या सगळ्यांना समान न्याय देण्याची भूमिका जी आमच्या संविधानामध्ये आहे त्या सगळ्या गोष्टीची गॅरंटी याच्यामध्ये दिलेली आहे. आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेला ताकदीनं एक परिवर्तनाची लहर पूर्ण देशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. मी तुम्हाला आत्तापासून सांगतो की काळ्या दगडावरची ही पांढरी रेषा आहे की देशामध्ये सत्तेचं परिवर्तन होणार आणि इंडिया अलायन्सचं राहुल गांधींच्या नेतृत्वामध्ये देशात सरकार येणार हा विश्वास या देशाच्या जनतेमध्ये आहे. आणि त्याच पद्धतीचं चित्र आज सगळीकडे आहे. काय प्रश्न असतील तर विचारा मराठी. एक मिनिट 1 सेकंड शो अप एक मिनिट 1 सेकंड होल्ड ऑन. एक मिनिट आम्ही तुम्हाला 25 गॅरंटीचं एक ओके. थँक्यू. हा काय म्हणाला? हे बघा, आपण महाभारतामधलं धृतराष्ट्राचं जे सीन पाहिलेलं आहे तेच आज मणिपूरचं सरकार आणि केंद्रातलं नरेंद्र मोदीचं सरकार करते असं आपण पाहतोय. तिथं महिलांचं वस्त्र हणून होत आहे, त्यांची इज्जत लुटली जाते आहे, त्यांना पेटवलं जाते आहे. ते जे महाभारतातलं सीन आहे तेच सीन आहे. इथं काही बदल नाहीये. म्हणून मी परवा सांगत होतो की रामायणामध्ये सीतामाईचा अपमान करणारे आणि महाभारतामध्ये द्रौपदीचा म्हणजे महिला शक्तीचा अपमान ज्या ज्याने केला त्यांना कधीच त्यांना स्थान मिळालं नाही. आणि हीच परिस्थिती आज पूर्ण याच्यामध्ये आहे. का नाही देशाचे प्रधानमंत्री मणिपूर बद्दल बोलत? आणि योगायोगानं भाजपचं राज्य आहे, ते सरकार बरखास्त करावं अशी मागणी तिथल्या लोकांनी केली. पण मणिपूरच्या बद्दलचा म सुद्धा बोलायला तयार नाही. महागायचं तर म बोलतच नाही. पण मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार त्या ठिकाणी चाललेला आहे आणि यांनीच ते त्या पद्धतीचा वाद निर्माण केलेला आहे. पहिले कधीच
त्या भागामध्ये या पद्धतीचा उद्रेक होत नव्हता. यांचं सरकार आल्यानंतर त्या भागात उद्रेक निर्माण केला आणि म्हणून आज आपण पाहतो की जसं तुम्ही म्हणालात की महाराष्ट्रामध्ये मोदीजी मोठ्या प्रमाणात येतात. मोदीजी असतील किंवा अमित शहाजी असतील किंवा त्यांचे नड्डाजी असतील, या सगळ्यांचे दौरे वाढले. महाराष्ट्रातूनच सत्तेचं पतन नरेंद्र मोदीच्या सरकारचं होणार आहे हे तय झालेलं आहे. त्यामुळे त्यांचे दौरे इथं वाढलेले आहेत. ओके, एक मिनट, एक एक करके एक मिनिट यांचा प्रश्न होता यांचा हा बोला. कुठे रे आमचे इलेक्ट्रॉल बॉर्डचा तुम्ही हिशोब बघा, त्यांनी दिलेला आहे ना बँकेने. आमच्या जवळ ईडी नाही आहे, सीबीआय नाही, काही नाही आहे. आम्ही काही कुणाला ठेके दिलेले नाही आहे. तुम्ही गडकरींचं भाषण ऐकलं असेल लोकसभेतलं, त्याच्या मेगा इंटरनॅशनलचं ते उल्लेख करत होते की कशी कंपनी आहे, काय काय जरूरत आहे, तुम्ही कशा कंपन्यांचा सपोर्ट करता, कसा तो पैसा तिथं आला. आणि बोगस कंपन्या जयरामजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे यस मॅडम, या हजारो कोटी रुपये त्यांना कसे मिळू शकले. यस मॅडम, एक मिनिट प्लीज, एक मिनिट, कोई सप्लिमेंटरी नहीं प्लीज. हाँ मैडम प्लीज. बघा, काँग्रेसने त्याच्यातली भूमिका मांडलेली आहे. देशामध्ये जिथे जिथे मग उत्तर प्रदेश असेल, इव्हन राजस्थानमध्ये सुद्धा आमचं सरकार होतं, तिथं झालं तरी राहुलजींनी त्या गोष्टीची निंदा केली. मुद्दा असा आहे की महिला कुठल्या असो, आम्ही मातृशक्तीला मानणारी व्यवस्था आपल्या देशातली आहे आणि काँग्रेस ती गोष्ट मान्य करते. आमचं सरकार असेल आणि तिथं काही झालं तरी आमच्या सरकारमध्ये अनेकदा मुख्यमंत्री बदलवून टाकले, एखादी चूक झाली तर. तुम्ही बघा ना, आता यांचं काही नाही, त्यांना ठेवायचंच आहे, ते चांगलं करतात असं त्यांना वाटतं. आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणामध्ये काँग्रेसची भूमिका, आणि म्हणून आम्ही आता तुम्हाला बघा, या स्त्री शक्तीच्या बद्दलचे 5 आम्ही जे मुद्दे दिलेले आहेत, या स्त्री शक्तीला सन्मानानं आणि स्त्री शक्तीची शक्ती पुन्हा ताकदीनं उभी व्हावी यासाठी आम्ही 5 त्यांच्यासाठी गॅरंटी दिलेली आहे. एक मिनट प्लीज, एक मिनट. मणिपुर के बारे में सवाल उठा है, मैं आपको जवाब दूंगा. 10 महीने हो गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. मणिपुर नहीं गए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात नहीं की है. मणिपुर के सांसद, मणिपुर के विधायकों से उन्होंने बात नहीं की है. मणिपुर के राजनीतिक दलों से बात नहीं की है. हमने संदेश खाली को लेकर हमने कड़ी निंदा की है. मैंने खुद कहा है, कहीं पर किसी भी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार होना दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए जो गुनहगार है. पर मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री 10 महीने हुए हैं, मणिपुर के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और मणिपुर में गए ही नहीं. और जो मांग है मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदलने की, उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. हाँ जी, यहाँ अमित शाह ने कहा है कि हमारे 303 सांसद हैं, फिर भी हमें सिर्फ 6000 करोड़ मिले एक, और अगर सारी जानकारी सामने आ जाए तो विपक्ष चेहरा नहीं दिखा सकता. आपका क्या? मैंने अमित शाह गलती से भी सच नहीं बोल सकते अपने प्रधानमंत्री के माफिक. उनका जवाब मैंने दिया है. मेरा जवाब पढ़िए. मेरा जवाब क्या है? एक, हमारे हाथ में सीबीआई नहीं है, हमारे हाथ में ईडी नहीं है, हमारे हाथ में इनकम टैक्स नहीं है, हमारे हाथ में कोई जांच की एजेंसी नहीं है, वो अमित शाह के हाथ में है. दूसरी बात, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं टनल के लिए, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं 6 लेन 8 लेन 10 लेन हाईवे के लिए, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए. ये मोदी सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है. हाँ, 1-2 राज्य में हमारे सरकारें हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर उनको साबित करना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड
और उन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनके बीच में क्या रिश्ता है। देखिए, वो जानकारी तो एसबीआई ने नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि ईसीआई को हर एक बॉन्ड का नंबर देना चाहिए। जब वो नंबर दिया जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये बॉन्ड जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या जी, एक मिनट, आ रहा हूं। ऐसे कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट 20 करोड़ है और 400 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा दिया है, पर एक कंपनी का नाम नहीं है। आपने देखा होगा, दुनिया देश भर के कंपनी का नाम है, पर एक कंपनी का नाम नहीं है। पर उस कंपनी को कोई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं, उस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मोदी की इन हाउस कंपनी है। उनमें से चंदा लेने की क्या सवाल है, वो तो इन हाउस कंपनी है। सॉरी, क्या सवाल? आपने मुझे सुना नहीं। पहले मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीट के नजरिए से नहीं निकाला गया है, चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है। हम एक राजनीतिक पार्टी है, एनजीओ नहीं है, सन्यासियों का संगठन नहीं है। हम राजनीतिक पार्टी हैं। राजनीति में अनेक मकसद होते हैं। राजनीति में चुनाव लड़ना एक मकसद होता है, राजनीति में विचारधारा का मुकाबला करना एक मकसद होता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, वैचारिक यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। और हमारे संगठन को बूस्टर डोज देने के लिए हमने बूस्टर डोज दिया भारत जोड़ो यात्रा के समय, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी मैं समझता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज मैं कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महाराष्ट्र सबसे ऊपर के स्थान में है। जिस तरीके से हमारे संगठन ने काम किया है, जिस तरीके से पब्लिक का रेस्पॉन्स मिला है हमें भारत जोड़ो यात्रा के समय और आज पिछले कुछ दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, चुनाव हम जीतेंगे, चुनाव हम हारेंगे, वो वास्तविक है। पर मैं इसको चुनावी चश्मे से नहीं देखता हूं, मैं इसको विचारधारा की चश्मे से देखता हूं। सर जी, रमेश जी, आपसे सवाल है कि अभी जो कांग्रेस की लीड जारी हुई है उसमें से राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और अभी सोनिया गांधी जी राज्यसभा के लिए चुनी गई है। तो गांधी फैमिली की जो ट्रेडिशनल सीटें थी अमेठी और रायबरेली, यहाँ से कांग्रेस गांधी फैमिली से कोई चुनाव लड़ेगा या कोई कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है। मैं सिर्फ आपको राहुल जी ने क्या जवाब दिया कल शाम को वही दोहराऊंगा। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप अमेठी से लड़ने वाले हैं कि नहीं, और राहुल जी ने जवाब दिया, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जहां कहीं सीईसी मुझे कहता है लड़ने को, मैं वहां से लड़ूंगा। आज यस अर्चना, I do not have the latest up-to-date information, but all leaders of India Janbandhan have been invited. All leaders of existing members and prospective members have also been invited. नहीं, आपका सवाल हो गया यार, एक पत्रकार एक सवाल। One nation, one election, one journalist, one question. हाँ जी, अशा पद्धतीने काढला की इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स मध्ये शेल कंपन्यांच्या संदर्भातला विषय समोर आलेला आहे। अशा वेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये इंटरव्हेन होऊन जर शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसे जर झाले असेल, पत्रकारांनी
ठीक आहे, आला तुमचा प्रश्न. आला. एक मिनिट मी तुम्हाला नंतर शेअर करतो. तो तुमच्या सीट नंतर शेअर करतो. चला नाही. हां. नहीं, एक मिनट उसका क्या है? Has been invited. He's coming. He's coming. But he's coming. He has given letter that he will be नहीं, हमें क्या जवाब है? हम लोग बिल्कुल हमारी सरकार करेंगे. इनके पास पैसे कहाँ से आए, कैसे हुए, इतना पैसा जो अभी सामने आया है, इसलिए तो उसके नंबर जो डिक्लेयर करने के लिए बोली गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो जब तक सामने नहीं आता तब तक अपने को कुछ नहीं कर सकते. एक मिनट, ये जो सवाल यहाँ आया था कौन कौन पार्टियां आ रही है, मैं आपको जानकारी दूंगा कि कल की बैठक, कल की रैली के लिए प्रकाश अंबेडकर जी को भी निमंत्रण गया है, क्योंकि आपके मन में उन्हीं का सोच है, मैं जानता हूँ. प्रकाश अंबेडकर जी को भी निमंत्रण गया है और मेरे सीनियर साथी रमेश चंचला जी मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो आएंगे. हाँ जी, इंडियन अलायंस का सीट बंटवारा कब जारी डिक्लेयर करने वाले आप? इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा कब डिक्लेयर करने वाले? भारत का और देश चल ही रहे हैं ना. जो सब चल रहा है, कुछ सीटें हमने चाहे डिक्लेयर कर दिया, कुछ सीटें अभी होगा. अभी आज इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, कल हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा का समारोह बने होगा और उसके बाद में फटाफट करेंगे. हम लोग बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल है. वो हमारे साथ है. क्या बोल अभी? अरे ऐका ना बाबा, मी काल पण तुम्हाला सांगितलं की एकदम क्लिअर आहे की बसून याच्यावरती चर्चा करू. असं नाही म्हटलं मी. असं केव्हा म्हटलं? ये ले लो सबसे. असं नाही म्हटलं. गलत है. नाही, आम्ही बोललोच नाही. आम्ही काल पण मी बोललो की प्रकाश आंबेडकर जी त्यांना जे पत्र दिलं होतं त्यांच्या इथे आल्याचं मीटिंगचं आता राहुलजींच्या 17 तारखेला त्यांनी स्वीकारलेलं आहे, ते येणार आहेत असंही पत्र त्यांना रिप्लाय आम्हाला आलेला आहे. आणि राहिलं जागा वाटपाचा विषय तर त्यांच्याशी बसून चर्चा हाँ जी, नाही. अभी वो कोई प्रोग्राम नहीं. देखो हमारे यहाँ पे हमारा एक बाल भारती करके हम लोगों को एक लेसन था, उसमें लांडगा आला रे आला. अभी ये बीजेपी का अभी बकरी खाने का समय आ गया है. अभी वो कोई चलेगा नहीं. लोग समझ गए हैं, लोगों को पता है कि बीजेपी बार बार धर्म के आधार पर राजनीति करती है और मुद्दों से हटाती है. अब लोगों ने समझ लिया खेल इनका. इस बार उनको करने दो, अब उसी में वो लोग फंसेंगे. शुक्रिया साथियों. लंच है क्या? लंच है आपके लिए भोजन. एक मिनट चिल्लाइए मत प्लीज. हाँ, बहुत सारे हम पूरा कोशिश हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड हमारे प्रधानमंत्री की मानसिकता का एक प्रतीक है. जो पूंजीपति के लिए इन्होंने काम किया है पिछले 10 साल अन्याय काल, और इलेक्ट्रल बॉन्ड एक प्रतीक है, एक मानसिकता का प्रतीक है. तो इस चुनाव में अलग अलग मुद्दे हैं, पर यह मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर अगले 1 महीने तक अभियान चलाती रहेगी. शुक्रिया.